मेरा मतलब तो वो है। सृष्टि इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि उससे कुछ भी बोला भी नहीं जा रहा था। ज्ञान अपना हाथ हौले हौले से सृष्टि की पीठ पर ले जाने लगा। सृष्टि के पेट पर एक साथ बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ने लगी थी। उसका दिल तो कुछ पूछो ही मत, इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं उसका दिल उछलकर उसके हाथ में ना आ जाए। ज्ञान के हाथ सृष्टि की ड्रेस के चेन पर आकर रुक गए थे और उसने बिना पल गवाए उसके चेन को खोल दिया। अब सृष्टि की गोरी पीठ उसकी आंखों के सामने थी। सृष्टि ने ज्ञान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर भर लिया, क्योंकि ज्ञान की लंबी अंगुलियां उसकी खुली पीठ पर इधर से उधर नाच रही थी। ज्ञान ने फिर सृष्टि को पलटा और उसकी खुली पीठ को अपने सीने से सटा दिया और उसके खुले बालों को उसके पैर करके उसकी गोरी पीठ पर किस करने लगा। सृष्टि ने कसकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया था। यह एहसास में वह जैसे खोती जा रही थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने बच्चों वाली बात की थी। ज्ञान ने बिना पल गवाए सृष्टि को पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, जाना, तुम्हें मेरे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम आई। सो नाउ रेडी फॉर योर पनिशमेंट। सृष्टि पहले तो डर गई थी, लेकिन फिर मुस्कुराकर ज्ञान की आंखों में देखते हुए बोली, ज्ञान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें अपनी आंखों के सामने कुछ गलत करते हुए नहीं देख सकती, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मामलों के बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ तो तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन मैं अपने होते हुए तुम्हें कुछ गलत तो नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि शाहबाज ने गलत किया और जो तुम करने जा रहे थे वो भी तो गलत था। उसे मारकर न सिर्फ तुम्हारे हाथ उसके खून से लाल होते, बल्कि तुम किसी की खुशियों को भी छीन लेते। ज्ञान कुछ नहीं बोला, बस उसी पकड़ सृष्टि पर कमर पर टाइट हो गई थी, जिससे उसके गुस्से का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि वह इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में था। सृष्टि को अपनी परवाह नहीं थी कि वह अभी किस हालत में उसके सामने है। सृष्टि ने ज्ञान का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। हालांकि सृष्टि और सराय टाइट में थोड़ा अंतर था। सृष्टि ज्ञान के कंधे से नीचे आती थी, इसीलिए वो इस वक्त अपने पंजों के बल खड़ी थी। ज्ञान सृष्टि की आंखों में देख रहा था। सृष्टि ज्ञान की आंखों में देखते हुए आगे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें नैना का नाम सुनना पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार उसकी खुशियों के बारे में तो सोचो। उसने तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया ताकि वह तुम्हारे पास आ सके, लेकिन तुम उसकी किस्मत में नहीं थे, तो क्या उसे खुश रहने का भी कोई हक नहीं है? आज मैंने नैना की आंखों में सारांश के लिए प्यार देखा और मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसलिए ज्ञान, प्लीज उन दोनों को दूर रहो। सारांश ने जो किया उसे भूल जाओ और उन्हें उनकी दुनिया में खुश रहने दो। ज्ञान ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और सृष्टि को बेड पर धक्का देकर गुस्से से कमरे से जाने लगा। वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि सृष्टि जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ज्ञान ने गुस्से में सृष्टि को देखा तो सृष्टि किसी खामोश खरगोश की तरह उसके सीने से चिपक गई। सृष्टि ज्ञान से अलग हुई और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए गाने की लिरिक्स गाते हुए बोला, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, सुन जा सुन क्या कहता है, दीवाने दिल की धड़कन, तू मैंने तुम्हें। ज्ञान ने गुस्से में सृष्टि को खुद से दूर कर दिया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी सृष्टि ने उसके हाथ पकड़ लिया, बोले, सुन जरा क्या कहती है, दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। सृष्टि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ज्ञान को एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे बेचारे बेड पर जाकर गिर गया और वह गुस्से में सृष्टि को घूरने लगा। वही सृष्टि मुस्कुराते हुए बेड पर चढ़कर बैठ गई थी और उसने उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, हीरो, तू मेरा हीरो है, विलन जैसा काम न कर, सपनों की इस रानी को ऐसे तू बदनाम न कर, हीरो तू मेरा हीरो है, विलन जैसा काम न कर।
सपनों की इस रानी को ऐसे तो बदनाम न कर। दीवाना यार कहता है प्यार अच्छा नहीं दीवानापन। तू मेरा हीरो नंबर 1। ज्ञान ने गुस्से में सृष्टि को बेड पर धक्का दे दिया और वहां से जाने लगा। तभी सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर अपनी पतली कमर पर रख लिया और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है। सृष्टि ने ज्ञान के शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार कर फेंक दिया था और उसकी मुस्कुलर बॉडी पर अपने हाथ चलाते हुए बोली, अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है। तूने बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है। उफ, अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है। तूने ओ बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है। सृष्टि ने ज्ञान को लिटा दिया और उसके खुद उसके ऊपर लेट लिया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए, दिल में बसा ले, अपना बना ले, यूं ना बड़ा मेरी उलझन। तू मेरा हीरो नंबर 1। सृष्टि ने ज्ञान के सीने पर अपना सर रख लिया और नम आंखों के साथ बोली, प्लीज ज्ञान, अब तो मान जाओ। ज्ञान ने सृष्टि का चेहरा उठाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ज्ञान का गुस्सा एकदम से गायब हो गया था और वो सृष्टि का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, जाना, डोंट क्राई एट ऑल। बोलकर ज्ञान ने सृष्टि का सर अपने सीने पर रख लिया था और प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगा था। उसके इस बिहेवियर से सृष्टि के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो अपना सर ऊपर उठाकर ज्ञान की आंखों में देखते हुए बोली, थैंक गॉड तुम मान गए। बोलकर सृष्टि उठने की कोशिश करने लगी लेकिन ज्ञान ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। सृष्टि हैरानी से अपना चेहरा घुमाकर ज्ञान को देखने लगी जिसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। सृष्टि कुछ समझ पाती इससे पहले ही ज्ञान ने एक झटके से सृष्टि को अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आकर अपने अंगूठे से उसके निचले होंठ को रब करते हुए अपनी दिलकश आवाज में बोला, जाना, मेरा मूड बनाकर भागना चाहती हो। सृष्टि ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, ज्ञान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। सृष्टि के लिए हाथ ज्ञान के बालों में चलने लगे थे और वो भी उसका साथ देने लगी थी। कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े जैसे जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों ही प्यार की नाव में सवार थे। पूरे कमरे में बस दो लोगों की सिसकियों की आवाज़ ही गूंजे जा रही थी। वह दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरीके से समा चुके थे। रात का वक्त, ओबरा मैंशन। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। राशि अपने कमरे में बेड पर लेटी सो रही थी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर राशि की आंखें अचानक से खुल गई थी और उसने जल्दी से अपने बगल में रखा हुआ नाइट लैम्प जलाया और उठकर बैठ गई। उसने सामने देखा तो सामने कोई चोर नहीं बल्कि अर्चित खड़ा था। राशि बेड से उठकर अर्चित के पास आई और हैरानी से उससे बोली, तुम इतनी रात को चोरों की तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अर्चित मुस्कुराते हुए राशि के बेड पर बैठ गया और उसका चेहरा देखते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। राशि अर्चित के पास आई और हैरानी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम इतनी रात को मुझसे मिलने आए हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आए और तुम्हें देखे, प्लीज़ यहाँ से जाओ। राशि के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उसे डर था अगर उसके पापा ने इस वक्त अर्चित को उसके कमरे में देख लिया, जो वो उसकी खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हुए थे, वो अर्चित की ऐसी हरकतें देखकर शादी के लिए ही मना कर देंगे। अर्चित को राशि की हालत देखकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। उसने राशि का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच दिया जिससे राशि सीधे उसकी गोद में जाकर गिरी। अर्चित राशि की कमर को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रिंसेस, मेरे होते हुए क्यों डर रही हो तुम। और यहाँ मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं बल्कि अपनी प्रिंसेस के साथ सोने आया हूँ। राशि अचानक से चौंकते हुए बोली, क्या। अर्चित मुस्कुराया और राशि का एक गाल खींचते हुए बोला,
चलो, अब मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, बोलकर अर्चित राशि को लेकर बेड पर लेट गया और साइड में रखी हुई नाइट लैम्प को बंद करके उसने राशि की कमर को कस कर पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। राशि ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अर्चित का चेहरा देखा, जिसकी आंखें इस वक्त बंद थी। राशि ने फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। पता नहीं पर क्यों राशि को अर्चित के साथ रहने पर एक अलग ही सुकून मिलता था, जैसे उसे राहत दिल के साथ रहने पर सेफ फील होता था। ठीक वैसे ही अर्चित के साथ भी उसे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता था। अगली सुबह ओब्रॉय मेंशन राशि के दरवाजे पर बार बार नॉक हो रही थी, जिस वजह से उसकी नींद टूट गई थी। राशि नींद भरी आंखों से खुद में बड़बड़ाई, सुबह सुबह कौन आ गया बोलकर राशि को अचानक ही कुछ याद आया और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। अब अपने बगल में देखा जहाँ पर अब कोई भी नहीं था। यह देखकर राशि ने राहत की सांस ली और खुद से बोली, थैंक गॉड वो चला गया। तभी उसके कानों में मानसी की आवाज़ पड़ी, राशि तुम उठ गई ना। राशि बेड से उठकर दरवाजे के पास आई और उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर मानसी खड़ी हुई थी। मानसी को देखकर राशि ने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। मानसी ने मुस्कुराते हुए राशि को गुड मॉर्निंग विश किया और बोली, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। बोलकर मानसी नीचे चली गई थी। राशि ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद राशि रूम में आई और रेडी होकर नीचे चली गई। डाइनिंग एरिया में सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। राशि ने मुस्कुराते हुए सभी को गुड मॉर्निंग विश किया था अपनी और फिर अपनी जगह पर जाकर वह बैठ गई थी। वहीं सबके बैठने के बाद मानसी ने सभी को ब्रेकफास्ट सर्व कर किया और सभी लोग राशि की मुस्कुराहट को देख रहे थे। आज से पहले किसी ने भी राशि को सुबह सुबह ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वहीं राशि बार बार रात की बातें याद करके मुस्कुरा रही थी। अपनी प्रिंसेस को ऐसे मुस्कुराता देखकर राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेहता हाउस सारांश और नैना दोनों ने अपनी अपनी पैकिंग कर ली थी और कुछ ही घंटों में दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले थे। सारांश लिए सारी तैयारियां कर ली थी और उसके पास कोई पैसों की कमी नहीं थी। कुछ घंटों बाद सारांश और नैना गाड़ी में ऐड कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। गाड़ी में सारांश ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वहीं नैना खिड़की से बाहर खुली सड़कों को देख रही थी। धीरे धीरे वो उस जगह से दूर जा रही थी जहाँ उसका बचपना, उसकी जवानी सब कुछ बीता था। उसका घर, उसका अतीत, उन सब से वो अब बहुत दूर जा रही थी। बाहर चल रही हवा बार बार नैना के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कुछ ही घंटों बाद दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सारांश और नैना दोनों ही फ्लाइट में जाकर बैठ गए थे। कुछ ही देर बाद उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई थी और उनसे मुंबई छूटता ही चला गया था। आज से दोनों की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला था, जिनकी शुरुआत हो चुकी थी। अर्नब के कॉलेज में अर्नब टीना को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। अर्नब कॉलेज आया और बिना किसी से मिले अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगा था। तभी सामने से आ रही लड़की से उसकी टक्कर लग गई। वो लड़की गिरने ही वाली थी कि अर्नब उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया था। जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे और उसके चेहरे पर कई तरीके से एक्सप्रेशन आ गए थे। अर्नब हैरानी से मुंह खोले अपनी बाहों में मौजूद पकड़ी हुई लड़की के चेहरे को देख रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। लेकिन वह टीना पहली वाली टीना नहीं लग रही थी। जहाँ पहले उसके चेहरे पर मेकअप का कोई नामो निशान नहीं था, आज वहीं उसके चेहरे पर मेकअप था। जहाँ टीना हमेशा से सिंपल कुर्ती, जीन्स और पैरों में फ्लैट सैंडल पहनती थी, आज वही उसने लेमन कलर का क्रॉप टॉप और उसके साथ वाइट कलर की जीन्स पहनी हुई थी। टॉप बहुत ज़्यादा छोटा था, जिस वजह से उसकी कमर और उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। पैरों में हाई हील्स,
अर्नब के इतने करीब होने से टीना के दिल की धड़कनें मानो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। जिस लड़की को वह पहले दूर से चोरों की तरह देखती थी, आज वह उसी लड़के की बाहों में थी। टीना के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने उसी के लिए ही तो खुद को इतना ज़्यादा बदला था, दिन रात मेहनत की थी और ना चाहते हुए भी अपना फिगर मेंटेन करने के लिए उसने सैलेड खाया था। और यहाँ तक कि हाल ही में चलने के लिए दिन रात अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर इसकी प्रैक्टिस की थी। टीना की फैमिली भले ही मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन उन लोगों की सोच किसी मिडिल क्लास फैमिली की तरह नहीं थी। उन्होंने हमेशा पैसे ना होते हुए भी टीना को पढ़ाया, लेकिन टीना के बड़े भाई सौरभ मेहरा हमेशा अपने मम्मी पापा को भड़काता रहता था कि वह जल्दी जल्दी से टीना की शादी करवा दे। इससे पहले कि देरी हो जाए, सौरभ टीना से बड़ा था, उसकी बीवी और एक बच्चा था। लेकिन टीना के मम्मी पापा उसे फुल सपोर्ट करते थे और उन्होंने कहा था जब तक वह नहीं चाहती वह लोग उसकी शादी नहीं कर पाएंगे। अर्नब ने टीना को सही से खड़ा किया और उसे एक ऊपर से नीचे देखते हुए हल्के गुस्से में उससे पूछा, इतनी देर से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? अर्नब की बातें सुनकर टीना हैरान हो गई। वह कुछ बोलने वाली हुई तभी उसे उसकी फ्रेंड की एक बात याद आ गई। देख, लड़की को लड़कियां ज़्यादा पसंद होती हैं जो एटीट्यूड में रहती है। अगर तुझे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो तुझे एटीट्यूड में रहना होगा। अगर वह कुछ भी पूछे तो फुल एटीट्यूड में जवाब देना, ये नहीं उनसे पूछो। और तुमने जवाब दे दिया, समझ गई? यह याद आते ही टीना ने बड़ी स्टाइल में अपने दोनों हाथ सीने में बांध दिए और एटीट्यूड में अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, मैं कहीं भी रहूं, तुमसे क्या? बोलकर टीना स्टाइल में अपने बालों को झटक कर अपनी क्लास की तरफ जाने लगी। अर्नब हक्का बक्का होकर टीना को जाते देख रहा था। उसने अपने बाल खुजलाते हुए खुद से बोला, ये अचानक से इतना कैसे बदल गई? जो भी हो, मुझे क्या? बोलकर अर्नब भी अपना सर हिलाकर वहां से अपनी क्लास में रूम की तरफ चला गया था। टीना क्लासरूम में आई। कल तक जो लड़की उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज वही अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ऊपर से नीचे देख रही थी। टीना ने एक नज़र सभी लड़कियों के एक्सप्रेशन देखे और वैशाली के पास आकर सीट पर बैठ गई। टीना को इस अवतार में देखकर वैशाली भी हैरान हो गई थी। उसने मुस्कुराते कहा, हाउ डिड यू चेंज सो मच? टीना के कपड़ों को देखकर तुझे तो सॉफ्ट ड्रेसेस पसंद नहीं थी ना? टीना ने एक नज़र क्लासरूम के दरवाजे को देखा जहाँ से अर्नब स्टाइल में आ रहा था। टीना मुस्कुराते हुए अर्नब को देखकर वैशाली छोड़ी, अर्नब को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और उसके लिए अगर मुझे खुद को भी बदलना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। बोलते हुए टीना की आंखों में अर्नब के लिए बेपनाह प्यार नजर आ रहा था। टीना की बात सुनकर वैशाली मुस्कुरा दी थी। अर्नब क्लासरूम के अंदर आया तो सभी लड़कियां उसे देख देख कर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि एक अर्नब रिच फैमिली से बिलोंग करता था और दूसरा उसकी पर्सनालिटी जो किसी को भी अपनी धीरों को भी मात दे दे। सभी लड़कियां कई बार अर्नब को प्रपोज करने का ट्राई कर चुकी थी, लेकिन अर्नब ने सभी को मना कर दिया था। अर्नब ने सभी को मना कर दिया था। अर्नब टीना के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गया था। तभी एक लड़का कमल, जो पूरे ही कॉलेज में अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर था, बड़े स्टाइल में अपनी सीट से उठकर टीना के पास आया और मुस्कुराते उससे बोला, आई लव यू। फिर गुस्से में धमकाते हुए, मना करने की गलती मत करना वरना तुम मुझे जानती ही हो। बोलकर कमल ने टीना को जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश की। शायद यह देखकर अर्नब की आंखें उसकी ज़रूरत से गुस्से से लाल हो गई थी। टीना गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन कमल उसका हाथ छेड़ने की बजाय उसे लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे देख रहा था। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा और वह लड़खड़ाकर बेंच पर नीचे गिर गया था। टीना और बाकी बच्चे शॉक्ड होकर कभी बेंच पर गिरे हुए कमल को देखते तो कभी गुस्से में खड़े हुए अर्नब को, जिसने कमल के मुंह पर जोर से पंच मारा था। टीना बहुत ज़्यादा यह देखकर घबरा गई थी। वो घबराई हुई नज़रों से अर्नब को देखने लगी थी। कमल अर्नब के को गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और अंगूठे से अपने होठ को छूते हुए गुस्से में अपने दांत पिसकर बोला, तेरी इतनी मजाल कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी तो। बोलकर कमल जैसे ही अपना हाथ उठाकर अर्नब को मारने चला, अर्नब पीछे हट गया।
और इसने एक लात और जोर से कमल के पेट पर मारी, जिससे कमल जमीन पर जाकर गिर गया था। कमल के मुंह से अचानक से ही खून निकलने लगा था। उसके कपड़े बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए थे और उसका चेहरा गुस्से में बिल्कुल काला पड़ गया था। वहीं अर्नब का चेहरा भी गुस्से से लाल था। कमल गुस्से में अर्नब पर झपट पड़ा था और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। कोई किसी से कम नहीं था। टीना घबराई हुई नजरों से उन दोनों को ही देख रही थी, और सिर्फ टीना ही नहीं बल्कि कुछ बच्चे भी उन दोनों की लड़ाई देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। तो कुछ अपनी फ़ोन में उन दोनों की ही वीडियो बना रहे थे। अर्नब कमल दोनों की क्यों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कोई किसी से कम नहीं था। अभी उन दोनों की लड़ाई हो ही रही थी, तभी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ साथ वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ गए थे और उन्हें क्लासरूम में ऐसे लड़ते हुए देखकर प्रिंसिपल ने गुस्से में अपना चश्मा अपनी नाक पर एडजस्ट किया और उन्हें अपने ऑफिस में आने के लिए बोलकर वहाँ से गुस्से से दंदनाते हुए चले गए थे। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस में कमल और अर्नब प्रिंसिपल सर के ऑफिस के में खड़े अभी भी गुस्से से एक दूसरे को ही अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे और दोनों ही आमने सामने खड़े हुए थे। प्रिंसिपल ने कुछ दिनों के लिए कमल को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि इससे पहले भी उसकी लड़ाई की खबर उनके कानों में पहुंच चुकी थी। लेकिन अर्नब की ये पहली गलती थी, इसीलिए प्रिंसिपल सर ने अर्नब को सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन आर्यन को कॉल करके पूरी बात बता दी थी। कुछ घंटे बाद आर्यन प्रिंसिपल सर के कैबिन में उनके सामने चेयर पर बैठा हुआ था और ठीक उसके सामने अर्नब खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल साहब यह अच्छे से जानते थे कि आर्यन गोयनका कौन है, क्योंकि ये कॉलेज आर्यन गोयनका का ही था। प्रिंसिपल सर डरते हुए आर्यन से बोली, देखिए मिस्टर गोयनका, अगर आपका बेटा ऐसे ही लड़ाई करता रहेगा तो कॉलेज का नाम कितना ज़्यादा खराब होगा। आर्यन ने एक नज़र गुस्से में प्रिंसिपल सर को देखा तो बेचारे प्रिंसिपल सर चुप हो गए थे। आर्यन अर्नब को लेकर उनके ऑफिस से बाहर निकल गया था। आर्यन ने अपने एक बॉडीगार्ड को अर्नब का बैग और उसकी बाइक लाने के लिए कहा और खुद अर्नब को लेकर कॉलेज से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आर्यन और अर्नब दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। आर्यन अर्नब की आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में बोला, बोलो। अर्नब आर्यन का चेहरा देखते हुए गुस्से में बोला, ताऊ जी, मेरी कोई भी गलती नहीं है। वो घटिया कमल सारे बच्चों को परेशान करता रहता है और आज तो वो एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसे मेरी आंखों के सामने ही जबरदस्ती ही प्रपोज कर रहा था। ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और हम दोनों की लड़ाई हो गई। बोलकर अर्नब खामोश हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी दिखाई दे रहा था। आर्यन अर्नब की आंखों में झांकते हुए बोला, तो क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो? अर्नब हैरानी से आर्यन को देखने लगा। आर्यन अर्नब के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, तुझे बचपन से पाला है, अच्छे से जानता हूँ कि तेरे दिल में क्या चलता है और तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब बता, प्यार करता है ना? अर्नब ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, ताऊ जी, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर नहीं। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि वह मुझसे प्यार करती है, और जब से मैंने उसे देखा है हर वक्त उसका ख्याल मेरे दिमाग में आता रहता है, और जब भी आंखें बंद करता हूँ तो सिर्फ उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। और आज जब मेरी आंखों के सामने कमल ने उसे प्रपोज किया तो मेरा खून खौल उठा था और गुस्से में मैं पागल हो गया था। मुझे डर था कि कहीं टीना उसकी ज़बरदस्ती से उसे हाँ न कर दे। आर्यन मुस्कुराया और अर्नब की आंखों में देखते हुए बोला, तेरी आंखों में उसके लिए प्यार साफ झलक रहा है। देर मत कर और उसे अपने दिल की बात बता दे। अर्नब ने अपना सिर हाँ में हिलाया और डरते हुए आर्यन से बोला, लेकिन ताऊ जी, ये बात आप किसी को मत बताना, और पापा को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो। आर्यन अर्नब की बात बीच में काट कर हल्का मुस्कुराते हुए उससे बोला,
ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। उनकी बात सुनकर अर्नब के मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं कॉलेज में टीना को पता चला कि अर्नब और कमल को प्रिंसिपल सर ने सस्पेंड कर दिया है। टीना को अर्नब के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने तो उसी की हेल्प की थी, लेकिन बदले में उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था। ये बात टीना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। टीना का मन बिल्कुल भी क्लास में नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भागकर अर्नब के पास चली जाए। गोइंका बिला आर्यन और अर्नब दोनों ही हॉल में आए। उन दोनों को एक साथ देखकर बानी ने हैरानी से अर्नब से पूछा, अर्नब, आज तुम कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? अब अर्नब का ध्यान अपने कपड़ों के गंदे कपड़ों पर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अर्नब कुछ बोलता इससे पहले ही आर्यन बानी से बोला, अर्नब की तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर खाकर गिर पड़ा था। बोलकर आर्यन सीढ़ियों से अपने कमरों की तरफ चला गया था। अर्नब की खराब तबीयत के बारे में सुनकर सभी लोग अचानक से घबरा गए थे। बानी घबरा अर्नब के माथे को छूते हुए अपनी घबराई हुई आवाज़ में बोली, मेरा बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को अभी बुलाती हूँ। बोलते हुए बानी के चेहरे पर उसकी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उनकी बात सुनकर अर्नब जल्दी से बानी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। बोलकर अर्नब जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में चला गया था। बानी परेशान होते हुए सुरेखा जी से बोली, इस लड़के का आखिरकार मैं क्या करूँ? ये कभी अपना ख्याल नहीं रखता है। बोलकर बानी किचन में आई और अर्नब के लिए काढ़ा बनाने लगी थी। बानी काढ़ा बनाकर अर्नब के रूम में आई और लेकर उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, अर्नब बच्चा, जल्दी से पी लो। काढ़ा को देखकर अर्नब अजीब अजीब से मुंह बनाने लगा था और काढ़ा वापस से बानी को देते हुए बोला, मम्मा, मुझे इसकी स्मेल नहीं पसंद, प्लीज़ इसे लेकर जाइए। बानी काढ़े से भरे ग्लास को अर्नब के मुंह में लगाते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन पीना तो पड़ेगा ना, चलो जल्दी से पियो। अर्नब ने अपनी नाक बंद करके बड़ी मुश्किल से उस काढ़े को पिया था। कड़वाहट की वजह से उसके मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। बानी ने खाली गिलास को टेबल पर रख दिया और प्यार से अर्नब का माथा चूमते हुए बोली, आज के मेरा बच्चा अपनी सेहत को लेकर तुम कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, तुम टाइम से खाना खाओगे। अर्नब ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और बानी से बोला, मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रही हैं? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बानी एक माँ थी, इतनी आसानी से उसका दिल कहाँ ही मानने वाला था। बानी ने अर्नब का सर अपनी गोद में रखा और हल्के हल्के से हाथों से उसके माथे को दबाने लगी थी। इससे अर्नब को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अर्नब ने बानी का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो, यू आर द बेस्ट। बानी अपना हाथ पीछे करके मुस्कुराते बोली, अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादा मक्खन मत लगा, मुझे पता है, फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अर्नब जल्दी से उठ कर बैठा और बानी के गाल पर किस करते हुए बोला, आई लव यू मम्मा। बानी प्यार से अर्नब का गाल खींचते हुए बोली, आई लव यू टू मेरा बच्चा। ऐसे ही काफ़ी देर तक माँ बेटे की बात हुई और उसके बाद बानी वो खाली गिलास लेकर कमरे में बाहर चली गई थी। रात का वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी कियान सृष्टि को देखते हुए उससे बोला, मैं अगले 1 महीने के अंदर अपनी जाना से शादी करना, एंगेजमेंट तो हो ही गई है, और रही बात शादी की, तो मैं जल्द से जल्द अपनी जाना से शादी करना चाहता हूँ। ज्ञान की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए थे। कृतिका हैरानी से उसकी तरफ देखते बोली, इतनी जल्दी शादी? बेटा, तुम दोनों एक बार तो शादी कर ही चुके हो, अब कम से कम इस बार तो धूमधाम से करने दो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते उससे बोला, अरे यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे भी ये आइडिया बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो राशि की भी इंगेजमेंट होने वाली है और फिर उसकी शादी,
और फिर हम सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे और जितना जल्दी ये सब निपटे उतना जल्दी सही है, क्योंकि कुछ महीने बाद सृष्टि के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे और फिर दोनों को अपने अपने हनीमून पर भी तो जाना है। और उसके बाद अर्नब भी तो है। आर्यन ने एक ही साथ अपनी सारी प्लानिंग उसे बता दी थी सभी को। सभी लोग आकर आंखें फाड़ कर उसे देखने लगे थे, लेकिन वहीं आर्यन की बात सुनकर उसके बच्चों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कृतिका धीरे से आर्यन के कान में बोली, तुम दिन पर दिन और भी ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। बच्चों के सामने भी शुरू हो गए। आर्यन नॉर्मल तरीके से धीरे से बोला, हाँ तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? तुम तो मेरे साथ कभी हनीमून पर गई नहीं। अब जब मेरे बच्चों की बारी आई है तो तुम उन्हें भी मना कर रही हो। अब मैं क्या बोलता हूँ? राशि अर्चित सृष्टि ज्ञान शादी के बारे में चारों को एक साथ हनीमून बनाने पर भेज देते हैं। हनीमून का नाम सुनकर सृष्टि खुश हो गई थी और सही में सभी भी चहकते हुए बोली, वाओ हम सब लोग घूमने जाएंगे। सृष्टि की बात सुनकर सभी लोगों से हैरानी से उसे देखने लगे थे। वहीं उसकी बातें सुनकर क्यान ने अपना माथा पीट लिया था और धीरे से सृष्टि के कान में बोला, जाना तुम्हें नहीं पता कि हनीमून क्या होता है? उसकी बात सुनकर सृष्टि मासूमियत से धीरे से बोली, मुझे पता है। हनीमून पर हम लोग घूमते हैं और बहुत शॉपिंग भी करते हैं, मुझे भी करनी है। सृष्टि की बातें सुनकर क्यान एक टक उसका चेहरा देखते हुए अपने मन में बोला, मेरी मासूम सी बीवी को ये भी नहीं पता कि हनीमून होता क्या है। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए, मैं किस लिए हूँ आज इसे अच्छे से बताऊंगा। सोचकर ज्ञान मुस्कुराते हुए अपना खाना खाने लगा था। ज्ञान का रूम सृष्टि हनीमून पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ सोच सोच कर कि वो वहाँ पर बहुत घूमेगी और ढेर सारी शॉपिंग करेगी। ज्ञान ने भी उससे प्रॉमिस किया है कि वह उसे मना नहीं करेगा। इसी खुशी में सृष्टि अपने कमरे में आई और खुशी से डांस करने लगी थी। ज्ञान सृष्टि को इतना खुश देखकर उसके करीब आ गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे बिल्कुल खुद से सटाकर उसकी आंखों में देखते हुए शरारत भरे अंदाज में बोला, आज मैं तुम्हें हनीमून का मतलब बताऊंगा। सृष्टि हैरानी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे पता है। ज्ञान अपनी अंगुलियां सृष्टि के चेहरे पर फेरते हुए बोला, क्या पता मैं क्या पता है तुम्हें? सृष्टि एक्साइटेड मुझसे कराते हुए बोली, यही कि हम लोग वहाँ घूमेंगे, खूब सारी शॉपिंग करेंगे और मैंने तो सोच भी लिया है कि हम क्या क्या लेना है। अपने लिए बहुत सारे कपड़े, दादू दैद चाचू के लिए भी महंगी महंगी घड़ी, दादी मम्मा चाची के लिए बहुत सी खूबसूरत सी साड़ी और अर्नब के लिए उससे पूछ लूँगी। राजी के लिए भी उसने मुझे बताया था कि उसे परफ्यूम बहुत पसंद है, तो उसके लिए एक परफ्यूम और बुआ जी और फूफा जी के लिए उनसे भी मैं पूछ ही लूँगी। बोलते हुए सृष्टि बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। क्या सृष्टि की बातें बीच में काट कर अपनी आई रोल करते हुए बोला, और कुछ करेंगे नहीं? सृष्टि उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई और मुस्कुराते हुए बोली, करने करेंगे ना, बहुत सारी मस्ती करेंगे। कियान का मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त उसे अच्छे से हनीमून का मतलब समझाए। वो कुछ बोलने वाला हुआ तभी उसका फ़ोन बजा। कियान सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रखते बोला, जाना कुछ देर वेट करो, अभी मैं तुम्हें अच्छे से हनीमून का मतलब समझाऊंगा। बोलकर कियान अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया था। सृष्टि खुद में बड़बड़ाई, अब इसमें क्या समझाना, मुझे पता तो है। फिर खुश होते हुए जल्दी से अपनी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ, वरना आधा सामान तो मैं ऐसे ही भूल जाऊंगी। इतना सोचकर अपना बैग खोलकर उसमें से अपनी डायरी और पेन निकाला और आराम से बैठकर सामान की लिस्ट बनाने लगी। सिस्टी अपने सामान की लिस्ट बनाते बनाते कब गहरी नींद में सो गई थी उसे तो पता भी नहीं चला था। कुछ देर बाद ज्ञान रूम पर फ़ोन पर बात करने के बाद कमरे में आया तो देखा उसकी बीवी गहरी नींद में सो रही थी। ज्ञान ने अपना सिर हिलाया और बेड के पास आकर सृष्टि को सही से लिटाने लगा। तभी उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट पर गई। ज्ञान सृष्टि के चेहरे को देखते बोला, आखिर मैं भी तो देखूं इसने अपनी लिस्ट में क्या क्या लिखा है। बोलकर ज्ञान ने सृष्टि की डायरी उसके हाथ से ले ली और पढ़ने लगा। ज्ञान जैसे जैसे उसकी किसी लिखी हुई लिस्ट को पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बढ़ते ही जा रहे थे। और कम से कम 15 पेजों की लिस्ट थी और इसमें सभी के लिए कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई थी। 10 पन्नों में तो सिर्फ यही चीज़ों के नाम लिखे थे जो उसे चाहिए थी। अपनी बीवी का बचपना देखकर ज्ञान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो खुद से बोला, पागल लड़की, ये अपना हनीमून बनाने जा रही है या फिर वहां पर शॉपिंग करने?
बोलकर ज्ञान ने डायरी को नाइट स्टैंड टेबल पर रख दिया और सृष्टि को सही से ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला गया था। कुछ देर बाद ज्ञान सावर लेकर रूम में आया। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ही लोवर पहन रखा था। ज्ञान ने नाइट स्टैंड की लैंप को बंद कर दिया और बेड पर सृष्टि के बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया था। सृष्टि भी किसी खरगोश के बच्चे की तरह उसके सीने से लिपट गई थी। अगला दिन पूरा रात अर्नब के बारे में सोचते सोचते टीना को नींद आ गई थी और जैसे ही सुबह हुई टीना जल्दी से रेडी होकर बिना नाश्ता किए हुए कॉलेज के लिए निकल गई थी। टीना कॉलेज के अंदर पहुंचकर कॉरिडोर से होते हुए भागकर अपने क्लासरूम की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि वैशाली ने उसे बता दिया था कि अर्नब को सस्पेंड नहीं किया है, सिर्फ कमल को ही सस्पेंड किया गया है। टीना भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रहे लड़के से उसकी टक्कर लग गई। टीना अपने माथे पर हाथ रखकर गुस्से में बिना उस लड़के की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली, तुम्हारी वजह से मेरा सर फूट। बोलते बोलते टीना की नज़र अपने सामने खड़े हुए अर्नब पर पड़ गई और उसके मुंह से भरे हुए शब्द जैसे उसके मुंह में ही रह गए थे। अर्नब हल्का सा मुस्कुराते हुए टीना से बोला, पहले तुमने अपना ड्रेसिंग सेंस और अब जब तुम्हारे बोलने का तरीका भी काफ़ी बदल गया है। आई एम इम्प्रेस्ड। अर्नब के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टीना के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी अर्नब उसके चेहरे को एकटक देखते हुए अपनी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वैसे ऐसा कौन है जिसकी वजह से तुमने खुद को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया है? आखिर मैं भी तो जानूं कि आखिरकार वो खुश नसीब लड़का है कौन। टीना मुस्कुराते हुए कुछ बोलने ही चली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। टीना ने हैरानी से पलट कर देखा तो सामने एक मुस्कुराते हुए लड़का खड़ा था और उसके हाथों में एक गुलाब का फूल था। लड़का अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़े हुए गुलाब का फूल टीना के सामने करते हुए अपना सर झुकाकर बोला, टीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अर्नब की आंखें यह सुनकर ही गुस्से से लाल हो गई थी और गुस्से में उसकी मुट्ठियां भी बन गई थी। टीना उस लड़के को मना करने ही वाली हुई थी कि अभी अर्नब के गुस्से से आगे बढ़कर उस लड़के को कॉलर से कसकर पकड़ा और उसे उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दांत पीस कर बोला, क्या बोला, प्रपोज करेगा? जानता भी है कि ये कौन है? जो ये सुन, अर्नब गोयनका की गर्लफ्रेंड है, अगर इसके आसपास भी भटका तो तुझे कहीं भटकने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अर्नब की बातें सुनकर उस लड़के के साथ साथ टीना भी उसे हैरानी से देखने लगी थी। लड़का बेचारा अर्नब का गुस्सा देखकर अपना फूल वहीं छोड़कर जल्दी से वहां पर भाग गया था। अर्नब एक नज़र टीना को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, कल से तुम ऐसी ड्रेस में नहीं आओगी और जैसे तुम पहले सिंपल रहती ना बिल्कुल वैसे ही रहोगी। अर्नब की बातों को सुनकर उसका हक साफ महसूस हो रहा था। टीना हैरानी से अर्नब से बोली, क्या, क्यों, तुम कौन हो मुझे ये सब बताने वाले कि कैसी ड्रेस पहननी है और कैसी नहीं? उस लड़के को देखकर अर्नब का मूड पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था और उसने टीना को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन रिजेक्ट करने की डर से नहीं बोलती हो। अपनी सच्चाई सुनकर टीना के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया था, साथ ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। टीना अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीना की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। टीना ने अपना गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर रोते हुए वहां से भाग गई थी। अर्नब भी उसके पीछे जाने लगा। टीना भागते हुए कॉलेज के टेरेस पर आई और रेनी के पास खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी थी। उसके कानों में बार बार अर्नब की कही हुई बातें चल रही थी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने अर्नब और ना किसी और को प्रपोज करे। टीना भी रो रही थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। टीना ने हैरानी से पीछे पड़ती तो उसके सामने अर्नब खड़ा था। अर्नब टीना के आंसू साफ करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब भी बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो टीना कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? टीना रोते हुए जोर से बोली, हाँ मैं करती हूँ प्यार और बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप सबके सामने मेरे प्यार का मजाक ना बना दे। बस इसीलिए आपसे कभी बोल ही नहीं पाई। अर्नब के होठों पर यह सुनकर मुस्कुराहट आ गई थी और वो टीना की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू टू टीना। और वह सब मैंने तुम्हें बस चिढ़ाने के लिए किया था,
क्योंकि वैशाली ने मुझे बता दिया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बस देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन तुमने तो मेरे प्यार के लिए खुद को ही बदल डाला। टीना हैरानी से अर्नब को देखने लगी थी। अर्नब मुस्कुराकर टीना का गाल खींचते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टीना मुस्कुराते हुए अर्नब के गले से लग गई थी और अर्नब ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आज दोनों को ही एक अलग ही सुकून मिल रहा था। इतने दोनों में अर्नब टीना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था और वहीं टीना भी लेकर आज दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं बालिया हाउस में आज आदित्य राशि को शॉपिंग कर पर लेकर और ड्रेसेस के लिए उन दोनों के साथ सृष्टि और ज्ञान भी जाने वाले थे। अर्चित रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आया। तभी नताशा रेडी होकर उसके पास आते हुए मुस्कुराकर बोली, चलो बेटा। नताशा को अपने सामने देखकर अर्चित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। भले ही नताशा ने अर्चित को अपनी कोल से जन्म दिया था, लेकिन अर्चित उसे अपनी माँ बिल्कुल भी नहीं मानता था और इसकी वजह से भी खुद नताशा थी। सालों पहले हुए अर्चित को अपने डैड के साथ साथ उसकी ज़रूरत थी, जब नताशा सबको इग्नोर करके मॉडलिंग में अपना करियर बना रही थी और उसने सबको यही बताया था कि वह शादीशुदा नहीं है और ना ही उसका कोई बच्चा है। नैतिक कभी भी नताशा से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आकर उन्हें उससे शादी करनी ही पड़ी थी। उस वक्त मारिया परिवार काफ़ी ज़्यादा अमीर था, लेकिन शादी के थोड़े टाइम बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका साथ देने की बजाय नताशा अपना ससुराल छोड़कर एक आदमी के साथ लिव इन में रहने लगी थी, लेकिन उस आदमी ने नताशा को धोखा दिया। धीरे धीरे नताशा का करियर भी पूरी तरीके से डूबता चला गया था और वो रोड पर आ गई थी। तब भी नैतिक ने उसे बारिया मेंशन में जगह दी थी। नैतिक पहले से ही जानते थे कि नताशा कैसी है, इसीलिए उन्होंने अर्चित को हमेशा उससे दूर रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उसका बेटा उसकी बीवी की तरह ही बने। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही अर्चित को उससे दूर रखा। और कमाल की बात तो ये थी कि नताशा को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इसके लिए उसका बेटा कोई भी इम्पोर्टेंट ही नहीं था। इसके लिए तो बस पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अर्चित गुस्से भी उससे कुछ बोलता। नैतिक गुस्से में नताशा के पास आए और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, तुम्हें उसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इस शादी में शामिल होने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर नताशा हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगी थी। नैतिक मुस्कुराते हुए अर्चित से बोले, तुम जाओ, वरना दूसरों के चक्कर में तुम भी लेट हो जाओगे। अर्चित ने हल्का मुस्कुराकर नैतिक को बाय किया और बाड़िया मेंशन से बाहर चला गया था। नताशा बस अपने दांत पीसते हुए वहीं पर रह गई थी, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो उन दोनों के साथ जाएगी और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर देगी, जिससे उन दोनों की शादी ना हो पाए। लेकिन उनके प्लान पर भी जैसे पानी फिर गया था। नताशा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए नैतिक से बोली, मत भूलो कि मैं अर्चित मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ, और जितना तुम्हारा उस पर अधिकार है उससे कई गुना ज़्यादा उस पर मेरा अधिकार है। नैतिक नताशा को ताने मारते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि तुम भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें याद है, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन फिर भी तुम्हें शादी में शामिल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बोलकर नैतिक अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। नताशा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से बोली, शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। बोलते हुए नताशा के फेस पर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, जैसे इस बार वो कुछ बना कर लेगी। ओपरा, मेंशन, राशि और बाकी सब भी अर्चित के आने का ही वेट कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से अर्चित आता हुआ दिखाई दिया। अर्चित ने वाइट कलर की शर्ट, ब्लू जीन्स और शर्ट के ऊपर ब्लू कलर का जैकेट डाला हुआ था। अर्चित अंदर आया और सबके पैर छूने के बाद राशि से बोला, चले प्रिंसेस। मानसी मुस्कुराते हुए अर्चित से बोली, बेटा अभी आए हो, कुछ नाश्ता वगैरह तो। उसकी बात सुनकर अर्चित मुस्कुराकर मानसी को मना करते हुए उनकी बात को बीच में काटते हुए बोला, नहीं आंटी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं आप लोगों से बिना पूछे ही खा लूँगा। अर्चित का एकदम बिंदास बिहेवियर देखकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। राहुल की नज़र मानसी पर थी, जो मुस्कुराते हुए अर्चित को देख रही थी। कुछ देर बाद दोनों अर्चित की गाड़ी में शॉपिंग के लिए निकल गए थे। कुछ घंटों बाद अर्चित की गाड़ी मुंबई के सबसे बड़े इन्फिनिटी मॉल के सामने रुकी।
और कुछ ही सेकंड बाद एक और गाड़ी इन्फिनिटी मॉल के सामने आकर रुकी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि क्यान और सृष्टि थे। चारों अपनी अपनी गाड़ी से बाहर निकले। अर्चित और राशि क्यान सृष्टि के पास आए। क्यान अपनी आंखों में सेक चढ़ाए हुए सृष्टि के हाथ पकड़े हुए खड़ा था। राशि मुस्कुराते हुए पहले क्यान, उसके बाद सृष्टि से मिली। अर्चित क्यान के गले मिला और फिर हल्का मुस्कुराते हुए उसने सृष्टि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर क्यान की आंखें अचानक से शांत हो गई थी। सृष्टि जैसे ही अपना हाथ अर्चित से मिलाने वाली चली, क्यान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी इस हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। क्यान अपनी सर्द आवाज में उससे बोला, जिस काम के लिए आए हैं हम सभी लोग पहले उसे ही कर लें। बोलकर क्यान सृष्टि को लेकर मॉल के अंदर जाने लगा था। उनके पीछे पीछे अजत और राशि भी अंदर जाने लगे थे। आज इस मॉल को खाली करवा दिया गया था। मॉल के अंदर मैनेजर और उनके स्टाफ के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि ज्ञान गोयनका को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई भी उसकी बीवी को देखे। ये मॉल ज्ञान का ही था। उसके आने की खबर सुनकर मैनेजर जल्दी से दौड़कर उनके पास आए और उनके भाव भगत में लग गए थे। अजित राशि उसी मॉल में बने ज्वेलरी सेक्शन में चले गए थे। अजित और राशि दोनों ही अपने लिए रिंग चूज करने लगे थे। वही दृष्टि के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। क्यान एक हाथ में मैगनीज और दूसरे हाथ में कॉफी का कप पकड़े हुए उसके लिए सिप लिए जा रहा था। तभी एक स्टाफ गर्ल सृष्टि के पास आई और सृष्टि से बोली, मैम आप भी अपने लिए कुछ लीजिए। सृष्टि जल्दी से मना करते हुए बोली, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टाफ गर्ल जिद करते हुए सृष्टि से बोली, हमारे पास एक से एक लेटेस्ट कलेक्शन है, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। सृष्टि ने क्यान की तरफ देखा और सोफे से उठकर उस स्टाफ गर्ल के साथ लेडीज सेक्शन में चली गई थी, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेस और बहुत सारे ब्रांडेड लहंगे, शॉर्ट ड्रेस और भी बहुत कई तरीके की ड्रेसेस रखी हुई थी। सृष्टि कन्फ्यूजन से खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ले। वो अपने मन ही मन में कैलकुलेशन कर रही थी और यहाँ रखे हुए कुछ कपड़ों की कीमत 1 लाख से ज़्यादा की होगी और वो इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकती थी। सृष्टि खड़ी अभी सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सृष्टि एकदम से चौंक पड़ी थी और उसके पीछे पलट कर देखा तो ज्ञान खड़ा हुआ था। सृष्टि यह सोचकर डरने लगी कि ज्ञान उसे सबके सामने डांटेगा कि यह क्यों उसके पास से उठकर यहाँ पर आई, लेकिन उसे डांटने की बजाय ज्ञान एक्सप्रेशन लेस चेहरे से उस स्टाफ गर्ल से बोला, वो ब्लू वाला मेरी वाइफ के लिए दिखाना। ज्ञान की बातें सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। स्टाफ गर्ल ने मुस्कुराते हुए एक ब्लू कलर का लहंगा सृष्टि को दिखाया। वो लहंगा देखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस लहंगे को देखकर सृष्टि के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ज्ञान वो लहंगा सृष्टि को देते हुए बोला, ट्राई करके आप। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरान से बोली, लेकिन क्यों? लेकिन ज्ञान ने सृष्टि के दोनों कंधों को पकड़ करते हुए बोला, मैंने कहा ना, जाकर ट्राई करके आओ। सृष्टि ने धीरे से अपना सिर हिलाया और लहंगा लेकर स्टाफ वाले के साथ ट्रायल रूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्चित और राशि दोनों ने ही इंगेजमेंट रिंग चूज कर ली थी और दोनों की रिंग का बिल पे करके दोनों अपनी अपनी बाद काफ़ी शॉपिंग करने लगे थे। वहीं कुछ देर बाद सृष्टि उस लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर निकली। ज्ञान जिसकी नज़र मैगजीन के पन्नों पर थी गई थी, अचानक से उसकी धड़कन सृष्टि को देखकर रुक सी गई थी। उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा, जहाँ से सृष्टि अपने लहंगे को संभालते हुए उसी के पास आ रही थी। ब्लू कलर के लहंगे में सृष्टि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो लहंगा सृष्टि के खूबसूरत बदन पर काफ़ी ज़्यादा जच रहा था, लेकिन कुछ देर देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि लहंगे का ब्लाउज स्लीवलेस था, जिसमें सृष्टि का गोरी बाएं साइड नजर आ रही थी। यहाँ तक कि लहंगे का ब्लाउज का गला भी काफ़ी ज़्यादा डीप था। उस लहंगे में आधे से ज़्यादा पेट साफ दिखाई दे रहा था। ज्ञान जल्दी से सृष्टि के पास आया और उससे बोला, ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है। बोलकर ज्ञान की नज़र एक गाउन पर गई। ज्ञान को गाउन लेकर सृष्टि के पास आया और देते हुए बोला, इसे ट्राई करके आओ। सृष्टि अपने पैर पटकते हुए वापस से ट्रायल रूम की तरफ चली गई। ऐसे करते करते ज्ञान ने 25 से भी ज़्यादा ड्रेस सृष्टि को पहनाते हुए रिजेक्ट कर दी थी, जिससे सृष्टि अचानक से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो चुकी थी।
हाँ, उसके बाद जिन जिन ड्रेसेस में उसकी बॉडी बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं हो रही थी उन्हें पसंद किया था। और उसके बाद दोनों ज्वेलरी सेक्शन में आए। सच्ची तो बेचारी बेटी कियान को ही देख रही थी और यही सोच रही थी कि इसके तो लड़कियों से भी ज़्यादा नखरे हैं। कियान को वहाँ रखी एक्सपेंसिव लेडीज ज्वेलरी में से कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा था। उसे पसंद ना आता देखकर स्टाफ के माथे पर जैसे पसीना झलक रहा था। और स्टाफ ने जब यह बात मैनेजर को बताई तो उनके माथे पर भी पसीना झलकने लगा था। करीब 2 घंटे माथापच्ची करने के बाद क्या ने सृष्टि के लिए 3-4 डायमंड रिंग, कुछ ज्वेलरी सेट और उसके साथ पायल सेट भी लिया। उसने जो भी पसंद किया था उसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा की थी। सृष्टि तो आंखें फाड़ कर कभी उसको देख रही थी तो कभी उन गहनों को जिन्हें उन्हें पसंद किया था। लेकिन आखिरकार सृष्टि को एक बात तो माननी ही पड़ी थी कि कियान गोयनका की पसंद सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी। लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छी थी। चारों लोग शॉपिंग करने के लिए बाद उसी मॉल में बनी रेस्टोरेंट में आ गए थे। क्या सृष्टि के सामने आकर बैठे थे और उनके सामने राशि और अर्चित चारों ने भी अपना अपना ऑर्डर दिया और अपने खाने का वेट करने लगे। सृष्टि मुस्कुराते हुए राशि से बोली, मैं तो आपकी इंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राशि भी बहुत मुस्कुराते हुए सृष्टि बोली, और मैं भी। तुम्हें बताया ना, मुझे अपने भाई के दूल्हे की शेरवानी में देखना है। और उसे घोड़ी चढ़ते हुए भी ऐसे ही हुआ। दोनों लोग बातें करने लगे थे। कुछ ही देर में उन चारों का ऑर्डर आ गया था और सभी लोग अपना ऑर्डर और आने खाने लगे थे। खाने के बाद राजी और सृष्टि ने आइसक्रीम खाई और उसके बाद सृष्टि ज्ञान के एक गाड़ी में गोइंका बिला और राजी और अर्चित दूसरी गाड़ी से ओपरा मेंशन के लिए निकल गए थे। अर्चित ने पहले राशि को ओपरा मेंशन छोड़ा और उसके बाद वहाँ से चला गया था ओपरा मेंशन। राशि मेंशन के अंदर और आई और किसी आलसी की तरह सोफे पर बैठ गई थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह कितनी ज़्यादा थक गई है। मानसी उसके लिए किचन में पानी लेकर आई और उसके बगल में सोफे पर ही बैठ गई। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।